अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की लार्जर 10 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी नजरसानी की दरखास्त की सुनवाई के लिए उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि उनकी ये कार्रवाई जो है बराह रास्त यानी लाइव ब्रॉडकास्ट की जाए। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने काफी दिन दलाइल दिए, बड़े जबरदस्त दलाइल दिए, उन्होंने कानूनी नुकात भी उठाए और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला महफूज कर लिया। अब ये कोर्ट के सवाबदीद पे कि कब इस दरखास्त पर अपना फैसला सुनाती है कि आया उनको ये बराह रास्त उनके जो लाइव कवरेज है उसकी इजाजत देती है या नहीं देती। और हम आज के इस प्रोग्राम में इस पहलू पे भी बात करेंगे कि क्या जस्टिस काजी फाइजीसा ने अपना मुकदमा सही तरह लड़ा या नहीं लड़ा, क्या कानूनी नुकात उठाए। इस सिलसिले में मेरे साथ बहुत ही सीनियर वकील अजहर सदीक एडवोकेट साहब मौजूद हैं, तो हम इस पे इनसे बात करेंगे। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं सर? वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक साहब, जिस तरह आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज जस्टिस काजी फाइज़ा के नजरसानी दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, तो आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपना मुकदमा सही लड़ा, उन्होंने सही कानूनी दलाइल पेश किए? हेलो जी जी। हाँ जी, मैं जरा देखिए, बुनियादी तौर पर दो तीन चीजें बात समझिएगा। जाहिर ये नजर आ रहा है कि जो जो किसी का भी एजेंडा था वो ये था कि ये जो बातें है ना, ये जो बातें करते हैं ये लिबरल करते हैं, ये सुर्खे करते हैं, और वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज चाह रहे थे, यानी लाइव कवरेज हो या ना हो, उसका इम्पैक्ट ये है कि ये वो सारी बातें जो है ना पूरी दुनिया में छप रही हैं। ये अब दुख और अफसोस का मकाम है कि क्या ये बातें सारी, इनका केसों से क्या ताल्लुक था। अगर आर्गुमेंट आप उठाकर देख ले, 20% कानूनी दलाइल हैं और 80% दलाइल बजाहिर ऐसे हैं कि जिनका नजर यही आ रहा है केस से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा कहने की क्या जरूरत है, ये आप सोशल मीडिया पर या बाकी जगहों पर देख लें। और सोहेल साहब, आप कवरेज करते आए हैं इतने अरसे से, जितना तजर्बा आप लोगों को है, मुझे ये बताइएगा, अखबार हो या मीडिया चैनल हो, क्या वो सिर्फ कोर्टों की खबरें छापते हैं? भाई वो तो सिर्फ और सिर्फ 5% के करीब, आप पता नहीं कितनी खबरें देते हैं, उनमें से छपती कितनी है, और उसमें से जितना मवाद देते हैं उसमें से कितना मवाद छपता है, वो स्पेस के मुताबिक देखना होता है, फैसला देना होता है। अवाम को तो देखे दिलचस्पी नहीं है अब इन मामलात के अंदर। अवाम को अगर दिलचस्पी होती इन सारे मामलात के अंदर, तो फिर सारे अखबारों के ऊपर वो बिकते इस बात में, प्राइम टाइम के ऊपर भी मीडिया की खबरें चल रही होती हैं और हर कोई मीडिया की खबरें सुन रहा होता है। ये आप और हम सब ने देखा। और दूसरी बात बड़ी जबरदस्त है। अब मिसाल मैं माजरत के साथ, ये जस्टिस का लफ्ज तो इस्तेमाल अभी इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो साइल के तौर पर पेश होते हैं। वो यानी जज तो बसियत बहस नहीं कर सकता था ना, तो वो तो साइल के तौर पर पेश होते रहे और यानी इसी तरह ही बहस करते रहे जैसे एक जज के तौर पर है, कमांडिंग पोजीशन के अंदर। कमांड पे तो नहीं थे ना, ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। या तो अगर कमांड पे होते, कमांड पे तो आप थे ही नहीं। और आपने जो बातें की, यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल को डांटा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को, ये तो उनकी हिम्मत है, वो बर्दाश्त करते रहे हैं सारी बातों को सामने रखते हुए। इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। यानी आप इंप्रेशन क्या देना चाहते हैं? सवाल बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है। आपने इतने अरसे में नजरसानी की कितनी दरखास्तें ऐसी देखी हैं कि जिसमें इस तरह के दलाइल हो? यानी ये मेरा ख्याल है दुनिया पाकिस्तानी तारीख का पहला नजरसानी का केस होगा कि जिसमें नजरसानी, अभी एडमिट हो तो बात की बातें है ना, नजरसानी की एडमिट होने से पहले आ गया जी बेंच कौन सा सुनना चाहिए। चले वो इतना टाइम ले लिया, जजेस को एंगेज कर लिया वहां पर, और कितना कीमती टाइम होता है अदालतों का, कितने बेंच छोड़कर ये सारा मामला चलता रहा। आप और हमने वो देख लिया, वो फैसला आ गया, फिर 10 बेंच बन। उसके बाद दरखास्त आ गई लाइव। लाइव कवरेज की दरखास्त मेंटेनेबल कैसे है? चले वो तो ये तो मेहरबानी है
हमारे जजेस की कि उन्होंने इस बात को टाइम दिया और देखा, लेकिन आपने आज तक ऐसा कोई केस देखा नहीं होगा कि लाइव कवरेज के ऊपर भी बहस होनी है। और लाइव कवरेज क्या हक है या राइट है, जितना छपता है मीडिया चैनल और वैसे भी, और खास तौर पर काजी फायज ईसा साहब, तो आपको पता है कई दफा इनकी पुरानी वीडियो निकाल के देख रहे हैं, तो कहते होते थे हमेशा जुबान पे उंगली रखा करते थे, जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट। अब ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। और यहाँ एक और आपके सामने जो बात रखनी है, और ये सवाल रहा, आपने इतने अरसे से ये भी देख लिया है कि कितने यानी सुप्रीम कोर्ट से अगर आप रिटायर्ड हो तो ना आप सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं, ना आप हाई कोर्ट्स में पेश हो सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, कस्टम भी चली आ रही है। अगर आप हाई कोर्ट के जज हो तो मुतलका हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। और इसी तरह सुप्रीम, और वजह उसकी क्या है, वो इज्जत और तकरीम और तालीम का यानी उनका इज्जत और तकरीम का मामला है। और ये इज्जत और तकरीम रहनी चाहिए, इसलिए ये प्रेसिडेंट और ये कस्टम सेट हो चुके हैं। यहाँ इतने बड़े माहिर वकील उनके पास मौजूद, मुनीर मलिक छोटा नाम नहीं है। उन्होंने तो ये साबित कर दिया कि मुनीर मलिक शायद नालायक आदमी है, मुनीर मलिक को शायद केस नहीं आता है। और मैं खुद बहस करूंगा, एक वकील की मौजूदगी में मेरा मौक्कल अगर बात करे तो इसका मतलब यह है वकील का मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, यानी मेरे मौक्कल का मेरे पे ट्रस्ट नहीं है वकील के ऊपर, और वो खुद बहस शुरू कर दे। और ये हम आप देखते रहे हैं कि यहाँ और जो कुछ भी हुआ, वट एवर इट इज। और एक बात नहीं और मैं नहीं अजहर सदीक साहब, या थोड़ा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। असल में जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो खुद दलाइल दी, वो असल में मुनीर मलिक साहब, उनको मेरे ख्याल में शायद कोरोना हो गया था या बीमार थे, तो उन्होंने बेहतर समझा कि उन्होंने दलाइल दिए। दूसरी बात ये कि काजी फायज ईसा साहब एक बतौर पिटिशनर पेश हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल ही इज अ सिटिंग जज, तो सर हम उनको जस्टिस उनको कहना चाहिए, जस्टिस काजी फायजा, क्योंकि ही इज ऑल्दो ही इज अ पिटिशनर इन दिस केस, लेकिन वो जस्टिस तो है ना, जस्टिस काजी फायजा, जस्टिस उनको मतलब है। कि वो देखे ना, एज ए जज तो आप पेश ही नहीं हो सकते बेंच के सामने, आप जज की हैसियत से नहीं पेश हो सकते। मेरा ये नुक्ता नजर ये है कि वो बुनियादी तौर पर, यानी इस केस के कॉन्टेक्स्ट में वो जज के तौर पर पेश नहीं हुए हैं, वो एक साइल के तौर पर पेश हुए हैं। और साइल जब होगा तो वो साइल है, और साइल की कैपेसिटी वही होती है जो काम साइल की है। यानी ये तो फिर डिस्टिंक्शन ड्रॉ हो गई कि यानी जज पेश होगा जज के सामने। और इसीलिए मैंने आपके सामने प्रेसिडेंट रखी, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में उनकी इज्जत तकरीम अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा अजहर सदीक साहब, वो तो चलो ठीक है कि वो पिटिशनर है, खुद पेश हुआ। अब सर ये बताएं कि आप अखबारों में देखी होगी, हम बड़ी डिटेल से उनकी कवरेज देते हैं। मैं तो बस बतौर साहब, मैं तो 20 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और मैं तो अपने अखबार के लिए जो करता हूँ, अपने द न्यूज के लिए, मैं तो डिटेल से स्टोरी देते हूँ। और इसी तरह हमारे तमाम मेरे भाई, मेरे कुलीग्स, मेरे रिपोर्टर्स, चाहे वो प्रिंट मीडिया से है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। और आपने तो कोर्ट का माहौल भी देखा है कि हमारे जो खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे भाई हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो बार बार वो लिखते जाते हैं, और वो टिकर्स उनके असिस्टेंट बाहर जाते हैं, और वो ऑन एयर होता है टेलीविजन पे। सर वो तो अलग बात है, चले। अब आप ये बताएं कि आसान अल्फाज में कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना जो दलाइल दी, अपने अपना मुकदमा सही पेश किया, और उन्होंने अपना कोर्ट को कन्विंस किया कि बराह रास्त नशरियात दिखाई जाए? इस पे थोड़ा सा ब्रीफ सा इस पे बता दीजिएगा। देखिए, मैंने जो कि सारे दलाइल देखे हैं, उन्होंने को बाहर की अदालतों के हवाले से बात सामने रखी हमने। और आपको पता है कि वहाँ बाकायदा सवाल और जवाब भी होते रहे कि वहाँ पर जो है ना ऑडियो रिकॉर्डिंग चलती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग से नोट बनते हैं, वो अवाम के लिए पब्लिक हेयरिंग हो ही नहीं सकती है जगहों पे। या वो देखे ना वहाँ, दूसरी बात है आईने पाकिस्तान के अंदर प्रोविजन मौजूद। आपको पता है कि जजेस के कंडक्ट के बारे में सुप्रीम अपना पार्लियामेंट के अंदर भी बात नहीं हो सकती। ये खास तौर पर ये बात रखे, अगर ये कबूलियत और वो यानी फैसला जो होगा फिर कबूलियत के तौर पर होगा, कानून पे फैसला नहीं हो पाएगा। सवाल बड़ा सिंपल सा है आपके सामने। उन्होंने जो दलाइल दिए हैं 80% दलाइल तो इधर उधर के हैं, जो मैं समझता हूं कि जस्टिस काजी फायजा साहब के सामने भी अगर कोई पेश होता, वो तो बोलते ही नहीं, बोलने ही नहीं देते। आप और हम इस बात के गवाह हैं। आपको याद है कुलसूम नवाज साहब डिसक्वालिफिकेशन का केस था, तो उन्होंने तो बोलने ही नहीं दिया था।
यानी मेरा मुझे तो हक होना चाहिए, जितना हक उन्होंने इस्तेमाल किया है, जितना हक हर एक को, मैं तो कहूंगा ये प्रेसिडेंट कायम तय हो जानी चाहिए कि जितना हक इनको दिया है बतौर साहिल के, ये हक सबको मिलना चाहिए। और खास तौर पर वो जो दलाइल उन्होंने दिए हैं, उस तरह के दलाइल सारे देने चाहिए। कानून से हटकर 80% के करीब कानून से हटकर आपने बता दें, आपने पाकिस्तानी आइन के तहत कोई बात की, आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से बात की, यानी मुतवक्को तौर पर यह मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपने तय कह सकती है। आई डोंट थिंक सो कि सुप्रीम कोर्ट अपने तय ना रूल्स में इजाजत है ना आइन में इजाजत है। तो सुप्रीम कोर्ट अब अपने किस कानून के तहत इजाजत देगी कि लाइव कवरेज आप दिखा देंगे? अच्छा चलें, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जब तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स अमेंड नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट रूल्स जजेस ने अमेंड कर रहे हैं, और फिर आपको पता है उन्होंने जब ये बात की, जब ये फुल कोर्ट में भिजवाने का मामला कहा, तो उस पर उन्होंने एतराज किया कि 5 जजेस तो बैठेंगे नहीं। अब देखे ना, ये अपने तय बैठ, भैया आप साइल हैं, बैठना या नहीं बैठना ये आपकी स्वाबदीद नहीं है, और आपका क्या काम इस कंसर्न से? और ये केस का इशू तो है नहीं, ये तो बुनियादी तौर पर ये फैसला होना है, पॉलिसी मैटर के ऊपर फैसला होना है कि लाइव कवरेज दिखानी चाहिए। लाइव कवरेज दिखाएंगे तो कल आपको नहीं मिलनी है सिर्फ ये, फिर लाइव कवरेज अजहर सिद्दीक का भी हक होगा, सोहेल खान का भी होगा, हर एक का हक होगा। तो ये ऐसा मामला नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला फुल कोर्ट के सामने भिजवा दे और फुल कोर्ट को कहे कि आप इस सारे मामले पे एडजुडिकेट कर लें और देख लें। तीसरा मामला ये है कि जब तक आप और ये दरखास्त खारिज कर दी जाए, और असूली तौर पर ये अजहर सिद्दीकी जब गौर करता तो ये दरखास्त जुर्माना के जरिए, लोगों का एक ओपिनियन है, जुर्माना के साथ खारिज होनी चाहिए कि ये अदालत का वक्त जाया किया गया, जो बातें आर्गूमेंट की, आर्गूमेंट ये सारे तारीख में लिखे गए हैं कि याद रखे जाएंगे। जितने टिकर चले हैं ये टिकर जा चुके हैं, और जो कहना कि टिकर नहीं चले आपके सामने लफ्ज वो क्या क्या इस्तेमाल करते रहे, गटर के हवाले से लफ्ज इस्तेमाल किया, वो खुद कोर्ट ने कहा, जस्टिस उमर इंतजार साहब कहा कि वो मीडिया में आया, हमें ऐसे अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए। आप और हम ये सारा कुछ देखते रहे। जो असल जो पोजीशन आप जरा ध्यान में रखिएगा, नजरसानी के, यानी एक नजरसानी के लिए आए हैं। नजरसानी किसकी करना चाह रहे हैं? उस फैसले की करना चाह रहे हैं जिस पर अमल दरामद हो चुका है। सुहेल खान साहब आप बता दें, उस फैसले पर अमल दरामद होने के बाद एफबीआर ने बकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली, जिसमें सरीना ईसा जो है अपनी जराए आमदन ना बता सके, परचेज की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ना कर पाए, और 9-9.5 करोड़, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, लेकिन अंदाजा है जो जस्टिस काजी फाइसा के कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया पे असद तूर वगैरह जो आने से पहले खबरें दे देते हैं, वो उस तरह की वो चीजें उन्होंने तो शेयर की हुई है ना, वो रिपोर्ट बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चली गई हुई है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर अब आगे मामला लेकर चल रही है। ये एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन थी, कोई चीज होल्ड नहीं की थी। रेफरेंस जो अजहर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वो तो बात की नजरसानी वाली तो बात की बात है ना। देखिए नजरसानी वाले में हम चूंकि 15-20 साल से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब कोई नजरसानी की दरखास्त फाइल करता है तो पहले ही दिन जज साहिबान उनसे पूछते हैं कि भाई आप हमें बताएं कि हमारे जजमेंट में कौन सी ऐसी गलती है, कौन सा ऐसा फ्लॉ है, कौन से ऐसे लकुनाज हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप रिव्यू चाहते हैं। सर वो तो बात की बात है। वो जब अब मैं असल में हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये जो अहम मामला है, जो पहला मामला है लाइव ब्रॉडकास्ट का, इस पे सर अब आप क्या समझते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कितने चांसेस है कि ये सुप्रीम कोर्ट ये उनको एलो करेगी, उनको इजाजत दे देगी? और जिस तरह आपने कहा और जिस तरह उमर अता बंदियाल ने भी साहब ने भी बड़ी तफसील से बार बार रिपीटेडली ये कहा कि जनाब इट्स नॉट अ जुडिशियल मैटर बट इट्स अ पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। तो अब जाहिर है कि ये जो 10 जज साहिबान बैठे हैं, अब वो ये आपस में डेलिब्रेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और उसी पॉलिसी के मुताबिक कहेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि कितने कितने चांसेस है वैसे कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट का इजाजत दे देगी या इसको रिजेक्ट कर देगी? वो रिव्यू वाले तो चलो बात की छोड़े, वो तो बाद में होगा ना, लेकिन ये लाइव ब्रॉडकास्ट वाली। और ये मैंने सामने आईने पाकिस्तान 1973 रखा है। फंडामेंटल राइट मादर पिदर आजादी की बात नहीं करते हैं, एब्सोल्यूट राइट। बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है, बहुत पर्टिनेंट सवाल आपने उठाया है। आर्टिकल आप 19 पढ़ लें, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ, डिसेंसी, ग्लोरी ऑफ इस्लाम, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंडली रिलेशंस। अब डिसेंसी और मॉरलिटी को अगर सामने रख कर देखें, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान को सामने रख के देखें, जो आर्गुमेंट जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदालत के सामने किए, जो बातें सारी सामने रखी
क्या वो आर्टिकल 19 में आते हैं? यानी अगर वो जिस तरह के दलाइल वो दिए हैं, उन्होंने जो बातें सारी की हैं लाइव कवरेज के कॉन्टेक्स्ट में, वो अलहदा बात सारी सामने आ गई हैं, पॉलिसी मैटर भी मौजूद है। हम इस आईने पाकिस्तान में, मैं तो नहीं समझता कि जो बातें उन्होंने की हैं उस चीज को सामने रखते हुए आईने पाकिस्तान इस तरह की गुफ्तगू की या इस तरह की बातों की इजाजत देता है। ये लाइव कवरेज चलेगी, ये बातें चलेंगी कि जिसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका कंसर्न कोई नहीं है। मैं नहीं समझता इसमें, ये मेरी जाती राय के मुताबिक ये दरखास्त काबिल अखराज है, और जो वकील दोस्त या बाकी जो कहते हैं कि बल्कि जुर्माने के साथ ये दरखास्त खारिज होनी चाहिए, उनका नजर है। दूसरी जो मैंने बात आपके सामने रखी है, एक पॉसिबिलिटी जो नजर आती है, ये मामला चाहे शायद फुल कोर्ट के सामने भिजवा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला फुल कोर्ट के सामने क्यों भिजवाएगी, किस कानून के तहत भिजवाएगी? आपने अच्छा किया मुझसे पूछ लिया, बराह रास्त सवाल, किस कानून के तहत फुल कोर्ट को डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट को किस कंडीशन में डायरेक्शन दे सकती है? अगर कोई अपने तय बैठ के रूल्स में अमेंडमेंट को चाहती है, सुप्रीम कोर्ट वो चाहता है, कोई इनिशिएट लेता है, तो फिर बैठ के रूल्स अमेंड हो जाएंगे। अगर वो रूल्स अमेंड होंगे तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होंगे, वो जस्टिस काजी फाजिसा को सिर्फ हक नहीं देंगे, वो फिर आम आदमी का हक भी होगा। और आम आदमी को अगर ये हक दे दिया तो बड़ा डेंजरस हक होगा। बज़ाहिर ये नहीं है। या तीसरी पॉसिबिलिटी मैं रख रहा हूं कि अगर मान लिया जाए ऑर्डर, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो यही चांसेस नजर आते हैं फिर जो ऑन दी लास्ट एंड कि वो फुल कोर्ट के सामने भिजवा दें। मैं समझता नहीं भिजवाया जाएगा, फुल कोर्ट के सामने भिजवा दें, फुल कोर्ट इसको एज ए पॉलिसी मैटर देखे या वन टाइम डिस्पेंसेशन दे दे, तो वो अलग बात है। बातें जो उन्होंने कहनी थी, अगर जो चाहते थे मकसद बाहर जो नजर आ रहा है, जो चाहते थे वो सारा कुछ हो गया, सारा कुछ छप गया। अब इसमें और कहने के लिए रह क्या गया है? और तो बात कोई नहीं है। जब से ये मामला चल रहा है, एफबीआर की रिपोर्ट भी आ गई, हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी है। मनी ट्रेल गालबन ये उनकी मैसेज दे नहीं पाई है। और एक बात और मैं आपके सामने, सुहेल खान साहब, बड़े डर से, मैं बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं, यही डिस्टिंग्विश रखी है अदलिया की आजादी ने। वरना क्या होना था? वरना तो इस तरह का केस जो है ये नैब का केस बनता है, सेक्शन 9 अप्लाई होता है। मैं बता दूं आपको, नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 18 के तहत इंक्वायरी स्टार्ट हो रही थी। अगर ये जज ना होते, पब्लिक ऑफिस होल्ड करते, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती थी कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी होती। इंक्वायरी हो के आपको पता, फर्ज करें वारंट ऑफ अरेस्ट अगर निकलाते, तो 90 दिन तक आप रिमांड में जा सकते थे। ये आम आदमी के हवाले से बात करता हूं, 90 दिन के अंदर रिमांड जाता, रिमांड के बाद आप जमानत कराते, जमानत कराने के बाद रेफरेंस फाइल होना था। एसेट बियॉन्ड मीन और है क्या? यही तो है, यही तो आप देखें ना। आप ऐसी प्रेसिडेंट क्यों सेट करना चाह रहे हैं कि ये सारा मामला, या देखें किसी एक ने देखना है ना, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसकी इंक्वायरी कर रही है, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कर रही है, और वो इख्तियार उसका है। दूसरी रेमेडी क्या है? रेमेडी लेस नहीं हो सकते। दूसरी रेमेडी क्या है? बीइंग अ पब्लिक ऑफिस होल्डर, फिर ये मामला वहां जाए, तो वहां तो जा नहीं सकता वो। तो मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं उस बात में कि नैब को या हाथ लगाने दिया जाए। नैब का कोई काम नहीं है, वरना तो अदलिया की आजादी में हर कोई किसी ने डरा के, कोई भी आएगा, सियासी गवर्नमेंट आएगी, वो नैब को इस्तेमाल करेगी इस काम के लिए। तो इसलिए मैं नहीं समझता। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ना है, बड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ना है, और बड़े प्यार और अदब के साथ सारे मामले को देखना है। कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 25 का निफाज चाहते हैं कौम, वकला चाहते हैं निफाज हो। यहां पर अगर आपसे सवाल पूछा गया है तो जवाब आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, बजाय ये कि हम इधर उधर की बात करें, मैं काफिला लुटने की बात करें, इधर उधर की बात करें। वो नहीं बात होनी चाहिए। आइन और कानून की पासदारी लाजमी है, जो आइन और कानून फ्राहम करता है उसके मुताबिक हो। अच्छा, तो मतलब आप कहते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम अगर ये लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दे दी लाइव पब्लिश, तो कोई हर कल जो है ना, हर किसी को इख्तियार हासिल होगा, हर कोई को फिर उनका ये हक होगा कि उनका लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं, और ये इजाजत दी नहीं जा सकती, याद रखिएगा। ऑलरेडी वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत मौजूद है आपके सामने। ये डस्का वाले केस के अंदर सलमान अकरम राजा की तरफ यही कहा कि मैं जूम पे बात करना चाहता हूं, आगे आप दलाइल दे दें। ये इंडियन कोर्ट्स में भी यही होता है, जूम पे दलाइल देते हैं, वोकला दलाइल देते हैं ना। पूरी दुनिया तो नहीं है, पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करने की क्या, किसके पास इतना वक्त है कि इन चीजों को बैठ के देता है? रिपोर्ट होता है, मीडिया पर टिकर चलते हैं, वो सारा जाते हैं। मैं नहीं समझता, अगर ये आप इजाजत देंगे तो बहुत बड़ा बडौरा बॉक्स खुलेगा, फिर हर एक का राइट होगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो मकबूलियत में फैसले होंगे। क्या मकबूलियत में फैसले होंगे? कानून पे फैसले नहीं होंगे, यही फैसला करना। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। नाजरीन, अब ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में
सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि कब वो जस्टिस काजी फैसला की दरखास्त पर अपना फैसला सुनाती है कि चाहे आया उनकी ये नजरसानी की दरखास्त लाइव कवरेज दी जाए या उनकी दरखास्त मुस्तरद की जाए। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।